अध्याय 651 एल एक सम्राट स्टेज बॉडी कल्टीवेटर भी हूँ। मुझे विश्वास है कि वह स्कैडी साम्राज्य से यहाँ तक की यात्रा हो या ये पूरी लड़ाई शिपिंग समय, मैंने बिल्कुल भी मन का उपयोग नहीं किया है। नक्स ने खुलासा किया और नोड्रेन की आंखों से डर निकल गया। वह दर्द में था, उसकी पसलियां टूट गईं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बहुत ही बेतुकी बात सुन रहा था, और वह अकेला नहीं था। एस्टारिया क्या था? उसे अब समझ आया कि नक्स ने अपनी लड़ाई से इनकार क्यों किया। बम। इसके बाद नक्स ने नोड्रेन के चेहरे पर मुक्का मारा, उसका शरीर उड़ गया और दीवारों को तोड़ते हुए एक इमारत से जा टकराया। खोकक। नोड्रेन की खांसी से अधिक खून निकला, और अपनी इच्छा शक्ति कुचलने के कारण उसने जगने की कोशिश भी नहीं की। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नक्स ने सामने दी अपनी हलचल पर नजरें और फिर, वह भारी है, वह भी नहीं लेके। नक्स को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो ये देखे कि वह वास्तव में मजबूत हो गया है। हालांकि यह अभी भी संभव नहीं लग रहा है। यहाँ के ड्रेन तक, जो इस समय उनके बाद इस महाद्वीप के सबसे महान रचनाकार हैं, भी हार गए। और नक्स अभी भी गंभीर नहीं था। उसका सिस्टम डाउनलोड होने के कारण वह सिस्टम द्वारा प्रदान की गई सुविधा का उपयोग नहीं कर सका। नो वेल्ब इन। दिलचस्प बात यह है कि वह डिवोरिंग मिस्ट का उपयोग कर सकती थी। हालांकि नक्स ने इसे समझा। हालांकि बॉडी सिस्टम उसे दिया गया था, अब यह उसका था। सिस्टम शॉप से खरीदे गए बेकार की तरह फिजिक अब उसका हथियार था। यही बात उन कौशलों पर भी लागू होती है जो वह स्वयं सीखे हैं, जैसे विंड वॉकफेयर लांस और अन्य। वह उन सभी का उपयोग कर सकता था। केवल सैंस कंसिल, ब्लिंक फॉल्ट और सिस्टम द्वारा सीधे दी गई अन्य क्षमताएं ही अनुपयोगी थीं। मैं अब समझ सकता हूं कि आप मेरे साथ बहस क्यों नहीं करना चाहते थे। एस्टारिया नक्स की ओर से चला गया और उत्तर दिया गया। नक्स उसकी ओर मुचा और मुस्कुराया। क्या इस युद्ध में किसी मन का प्रयोग नहीं किया गया? उन्होंने गंभीर भाव से पूछे गए सवाल का सामना किया। मैं नहीं। नक्स ने सिर हिलाया। क्या होगा यदि आप मन का उपयोग करते हैं? मुझे नहीं पता। सबसे पहले वह इसका परीक्षण करना चाहता था, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मन का उपयोग करूंगा तो मैं गलती से अंगों को मार डालूंगा। नक्स ने अपने हाथ की ओर देखा, उत्तर दिया। मन किसी की क्षमता को बहुत बढ़ावा देता है। एस्टारिया ने सिर हिलाया। नक्स ने सिर हिलाया। यदि आप अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं तो आप उसके शरीर को भी छेद सकते हैं। इसमें एक बड़ा छेद बनाया जा सकता है। एस्टारिया ने नावड्रेन पर दृष्टि रखते हुए टिप्पणी की, जो अभी भी शुरुआत पर लिया गया था। नक्स ने कुछ नहीं कहा। हालांकि अगर वह पूरी तरह से ईमानदार होता है तो उसे लगता है कि परिणाम कहीं और अधिक भयानक होंगे। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। जब आप नॉड्रेन से लड़ रहे थे तो निश्चित रूप से अपने आसपास घूम रहे थे। मुझे यह महसूस हो सकता है, हालांकि ऐसा नहीं था। पैटर्न अभी भी वैसा ही दिख रहा था जैसा हम अपने आप में थे। ताकत बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एस्टारिया ने अपने मन की बात कही। जब मन की बात आती है तो अन्य महिलाएं उसकी तरह संवेदनशील नहीं थीं, इसलिए वे इस पर ध्यान नहीं दे सकी। हालांकि वह अलग थी। वह मन की हलचल को निश्चित रूप से महसूस कर सकती थी। जब भी कोई सम्राट अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मन का उपयोग करता है, तो चाहे वह उनका अपना मन हो या आसपास का मन, उनके चारों ओर का मन एक विशिष्ट पैटर्न में चलता है। यह एस्टारिया का यह आकलन करने का तरीका था कि दुश्मन सम्राट वास्तव में हमला करने जा रहा है या ये सिर्फ उसे बेवकूफ़ बनाने का एक झांसा था। ये कुछ ऐसा था जिसे वह अक्सर इस्तेमाल करती थी और इससे उसे पहले अनगिनत बार मदद मिली थी। इसलिए उसे अभी भी यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि नक्स पिछली लड़ाई में किसी भी मन का उपयोग नहीं कर रहा था, भले ही उसके चारों ओर मन उसी तरह घूम रहा था। नमूना। अचानक नक्स ने अपना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या मन फिर से हिल गया? उन्होंने सवाल किया और एस्टारिया ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट उभर आई। चूंकि वह पहले सम्राट नहीं था, इसलिए वह मन के प्रति एस्टारिया जितना संवेदनशील नहीं था। इसलिए एस्टारिया ने उसे ये तकनीक सिखाने की जहमत नहीं उठाई। एस्टारिया ने उसे मैना की इस गतिविधि के बारे में एक मोटा मोटा अंदाज़ा जरूर दिया, हालांकि यह ज़्यादा नहीं था और इसलिए वह अभी भी इसके बारे में अनभिज्ञ था। अब हालांकि चूंकि वह मन की संवेदनशीलता वाला एक सम्राट था जो संभवतः एस्टारिया से अधिक था, वह अंततः समझ सका कि एस्टारिया किस बारे में बात कर रहा था। उसने फिर से अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, हालांकि उसे कोई मन महसूस नहीं हुआ। उन्होंने एस्टारिया पर नज़र डाली और सवाल किया, और अब एस्टारिया ने भी अपना सिर हिलाया। इसके बाद नक्स ने हवा में लात मारी और जल्द ही उसे इसका एहसास हुआ। मन हिल गया है ना? उसने सवाल किया और एस्टारिया ने सिर हिलाया। नक्स ने हवा में मुक्का मारा और मन हिल गया। फिर वह बस खड़ा रहा और मन फिर से हिल गया। आखिरकार नक्स समझ गया। जिस क्षण वह हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, मैना अपने आप चलने लगती है। यह एक अनैच्छिक क्रिया है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। ये निश्चित था कि मन उसका नहीं था और न ही वह उसे नियंत्रित कर रहा था। मन इस तरह क्यों घूम रहा था उसे नहीं मालूम था। हालांकि नक्स एक बात के बारे में निश्चित था।
यह मन निश्चित रूप से उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर रहा था और उसकी किसी भी मांसपेशी को धक्का या बढ़ावा नहीं दे रहा था। उसकी ताकत केवल उसका अकेलापन था। यह उसके द्वारा मन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने का परिणाम नहीं था। और इसे साबित करने के लिए नक्स ने अपने चारों ओर मन को नियंत्रित किया। मन ने आगे बढ़कर उसकी मुट्ठी को घेर लिया और फिर उसने एक मुक्का मारा। हुश! उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब नक्स ने मुक्का मारा तो सभी को बड़ा सदमा लगा और उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। नक्स ने जानबूझकर उन सभी से सबसे दूर की दिशा में मुक्का मारा। कोई यह भी कह सकता है कि जहां वे खड़े थे उसके लगभग विपरीत दिशा में हमला किया गया था। उसके बाद भी उन्हें सदमा महसूस होता रहेगा। वे कल्पना भी नहीं कर सके कि वास्तव में मुक्का कितना जोरदार था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एस्टारिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह मुक्का, वह साधारण सा मुक्का नॉर्ड्रेन की सबसे मजबूत चाल से भी अधिक मजबूत था। वह सरल छोटी चाल। नक्स ने अभी तक अपने मन का उपयोग भी नहीं किया है। आखिरकार मैं समझ गया, अचानक नक्स बोला। महिलाओं ने उसकी ओर देखा और वह मुस्कुराया। शारीरिक खेती। एस्टारिया ने भौहें चढ़ा दी। मैं सिर्फ एक सम्राट स्टेज मैना कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं एम्परर स्टेज बॉडी कल्टीवेटर भी हूँ। क्या ये प्राकृतिक नहीं है? यदि मन की खेती में एक बड़ी छलांग लगती है जब एक कृषक राजा के चरण को तोड़ता है और सम्राट बन जाता है, क्या किंग स्टेज बॉडी कल्टीवेटर एक जैसा नहीं होना चाहिए? यह मन आंदोलन, मुझे यकीन है कि यह शारीरिक साधना का परिणाम है। सामान्य कल्टीवेटर के विपरीत, जहां किसी का शरीर आसपास के मन को प्रभावित करता है, आसपास का मन मेरे शरीर पर प्रतिक्रिया कर रहा है। एक सम्राट स्टेज बॉडी कल्टीवेटर का शरीर। नक्स ने सर्वोत्तम तरीके से समझाया। एस्टारिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर क्या प्रतिक्रिया दें। स्पष्टीकरण प्रशंसनीय लग रहा था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वह बॉडी कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए वह टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं थी। इंतजार। अचानक अमाया ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने कुछ सोचा, और ईमानदारी से कहूं तो उसे वह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अध्याय 652 हम सब गलत हैं। इंतजार। अचानक अमाया ने चेहरे पर संदेह के भाव लाते हुए कहा, यह क्या है? नक्स ने प्रश्न किया। अमाया फिर एस्टारिया की ओर मुड़ी और सवाल किया, आपने कहा कि जिस पैटर्न में नक्स के चारों ओर मन घूम रहा था वह उसी तरह था जैसे ये सम्राटों के चारों ओर घूमता है जब वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मन का उपयोग करते हैं। अमाया ने सवाल किया। ये बिल्कुल समान नहीं है, लेकिन हाँ, वे एक जैसे हैं। एस्टारिया ने सिर हिलाया। और आप कह रहे हैं कि यह शरीर साधना के कारण हो रहा है? अमाया नक्स की ओर मुड़ी और सवाल किया। यही एकमात्र स्पष्टीकरण है जो मेरे दिमाग में आता है, नक्स ने उत्तर दिया। अमाया ने फिर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सोचने लगी। तो क्या आप मुझे बता रहे हैं कि बॉडी कल्टीवेशन का कार्य मन कल्टीवेशन के समान ही है और अंतर केवल इतना है कि आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और आप इसे अनजाने में भी कर सकते हैं? नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। क्या ये अजीब नहीं लगता? अमाया ने सवाल किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नक्स के चेहरे के भाव देखकर अमाया ने अपने विचार सरल कर दिए। शुरू से ही बॉडी कल्टीवेशन ने आपको एक मजबूत शरीर दिया है। दूसरी ओर मन कल्टीवेशन ने आपको कौशल का उपयोग करने की अनुमति दी है ना? हाँ, ये सही है। नक्स ने सिर हिलाया। मन कल्टीवेशन आपको कौशल का उपयोग करने की अनुमति देता है, साथ ही आपके शरीर को थोड़ा बढ़ावा भी देता है क्योंकि मन को आप साधना करते समय अवशोषित करते हैं। दूसरी ओर बॉडी कल्टीवेशन केवल शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे आपको पूरी तरह से अलग स्तर की ताकत मिलती है। क्या यही कारण नहीं था कि आप सभी से अधिक मजबूत थे? आपका शरीर सामान्य साधकों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था, यहाँ तक कि सम्राट भी आपके खिलाफ जीतने में सक्षम नहीं थे यदि वे मन का उपयोग नहीं करते थे, और हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि यह सब आपके शारीरिक अभ्यास के कारण था, है ना? मम्मा, शुरू से ही मन साधना और शारीरिक साधना पूरी तरह से विभाजित हैं। मन साधना मन पर केंद्रित है, जबकि शारीरिक साधना शरीर पर केंद्रित है। तो फिर अब क्यों? अब उन दोनों की कार्यक्षमता समान क्यों है? ये दोनों बॉडी पर फोकस क्यों कर रहे हैं? शरीर की ताकत बढ़ाने के अलावा मन का उपयोग कहाँ है? अमाया ने सवाल किया और अचानक सभी चुप हो गए। तुम क्या कहना चाह रही हो, अमाया? एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए सवाल किया। मैं कह रहा हूँ कि हम सब गलत हैं। नक्स ने अमाया की बात पूरी की। ये सही है। अमाया ने सिर हिलाया। हम गलत हैं। अंगारे ने भौहें सिकोड़ लीं। हम सब कुछ गलत कर रहे हैं, नक्स ने दोहराया और फिर उसने समझाना शुरू किया। मन साधना, इसका उद्देश्य कभी भी शरीर पर ध्यान केंद्रित करना नहीं था। ये शारीरिक साधना का काम है। मन खेती मन पर केंद्रित है। जब आप मन कल्टीवेटर हैं तो बॉडी स्टेज कल्टीवेटर की तरह लड़ने का कोई मतलब नहीं है, आप स्पष्ट रूप से हार जाएंगे। मैना कल्टीवेटर को एक अलग लड़ाई शैली की आवश्यकता है। इस महाद्वीप के लोग शुरुआत से ही गलत तरीका अपना रहे थे। नक्स बोला और एस्टारिया चुप हो गया। तो फिर सही तरीका क्या है?
उसने सवाल किया। अमाया ने उत्तर दिया, केवल मुख्य महाद्वीप के पास ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। वह सही तरीका नहीं लिखा था, लेकिन उसे विश्वास था कि वर्तमान विधि निश्चित रूप से गलत परिणामों की ओर ले जाती है। अरे, फिर हम सीधे मुख्य महाद्वीप का दौरा क्यों नहीं करते? मुझे विश्वास है कि नक्स को ऐसे स्थान मिलेंगे जहां वह अपनी पूरी शक्ति का परीक्षण कर सकता है। साथ ही हम वहां सही रास्ता भी खोज सकते हैं। उद्धरण। अचानक एडा ने पार्टनरशिप के लिए प्रस्ताव रखा। एक नए महाद्वीप में निश्चित रूप से बहुत सी नई चीजें शामिल थीं जो वह फिरंगी, इसलिए वह वहां जाने को लेकर बहुत उत्सुक थी। हालांकि एस्टारिया ने सबसे पहले अपना सिर हिलाया। वह ऐसी जगह नहीं है जहां आप बिना किसी तैयारी के जा सकते हैं। ये पूरी तरह से अलग दुनिया की तरह की जातियां हैं। हम नहीं जानते कि वहां रहने वाले लोग वास्तव में कितने मजबूत हैं। ऐसी भी संभावना है कि वहां के सम्राट भी मौजूद हों। नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी सेना की सीमा जाने के बिना वहां जाना आत्महत्या से अलग कुछ नहीं है। हम पुराने में लैपटॉप नहीं खरीद सकते। टीस्क, तुम बस अपनी तलवार तकनीक में हासिल करना चाहते हो, है ना? एडा ने खरत्ता लिया। एस्टारिया के साथ बातचीत करने के बाद वह अपनी प्रति और अधिक खुल गई है। सत्यता से कहूं तो पूरे ग्रुप में एडा एस्टारिया के सबसे करीबी थे। बाकी, विशेष रूप से बुरे, थायरा और एम्बर, वे अभी भी उसकी उपस्थिति से छोटे थे। आखिरकार एस्टारिया के जीवन पर प्रभाव छोटा नहीं था। मैं आशमत नहीं होऊंगा, ये सच हो सकता है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि सबसे अच्छे विकल्प का इंतजार है। एस्टारिया ने उत्तर दिया। नहीं, मैं सहमत हूं। अचानक अमाया ने कदम रखा। मुख्य महाद्वीप की ओर से निश्चित रूप से रुका नहीं है, खासकर जब हम इसके बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। सबसे पहले हमें नक्स के लिए उसकी ताकत का परीक्षण करना है या उसे नियंत्रित करने का एक उपाय चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा यदि एस्टेरिया अपनी तकनीक में महारत हासिल कर सके और इसके तत्वों को भी सिखाया जा सके। मैं भी अपने शरीर को मजबूत करना चाहता हूं और अपने कौशल के स्तर को हासिल करने के स्तर तक पहुंचना चाहता हूं। एक बार ये सब हो जाए तभी हमें बाहर निकलना चाहिए। मैं भी सहमत हूं। फेल्बर्टा ने भी सिर हिलाया। वह ये नोटिस करता है, जिस क्षण वे मुख्य महाद्वीप का दौरा करेंगे, वह और उसकी बहनें नक्स की कमजोरी बन जाएंगी और यदि संभव हो तो वे ऐसे होने से बच जाएंगी। एस्टारिया की तकनीक सीखना इससे बाहर का रास्ता है। सही निकासी की भी संभावना नहीं थी, लेकिन सत्यता से कहूं तो उनमें से किसी को भी कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं मिला। वे शुरू से ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, शुरुआत से ही। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे अचानक सब कुछ बदल सकें। उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। एस्टारिया की तकनीक ही एकमात्र रास्ता था। फेल्बर्टा की मुख्य महाद्वीप की यात्रा से पहले कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करने में कोई जिज्ञासा नहीं थी और उनका दृढ़ विश्वास था कि उनकी यात्रा में कोई जिज्ञासा नहीं थी। मैम, आप सब ठीक कह रहे हैं, हम अभी नहीं जा रहे हैं। अचानक नक्स ने कदम उठाया। हम प्रशिक्षण उपकरण। फिर नक्स के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभरी और उसने आगे कहा, और ऐसा करने के लिए आप सभी को पहले सम्राट बनाया जाएगा। आपका सिस्टम खराब है, आपकी क्षमता अभी भी क्या काम करती है? अमाया ने सवाल किया। आपका क्या मतलब है? अब यही मेरी क्षमता है, नक्स ने उत्तर दिया और अमाया ने जन्म दिया। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है और इसे सही करने से कोई नुकसान नहीं होगा, अब होगा। नक्स ने सवाल किया। अमाया भी तस्वीर दी। आप ठीक कह रहे हैं, इससे हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा टिल्ड। नक्स के दिन आनंदमय होने वाले थे। अहम दस्तावेज। अध्याय 653। कैसे? सिस्टम डाउन के साथ नक्स और उसकी पत्नियों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी स्लेव सील। हाँ, हरम सील की तरह स्लेव सील ने अब अपना प्रभाव खो दिया था। इसका क्या मतलब था? वे सभी लोग जिन पर स्लेव सील लगाया गया था अब स्वतंत्र थे। यह एक बड़ी समस्या थी। अब नक्स जहां भी चाहे वहां से उनसे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। न ही वे दासों की वफादारी सुनिश्चित कर सके। संचार, जो नक्स का सबसे बड़ा लाभ था, अब छीन लिया गया। अब से उसे अपने विषयों के साथ संवाद करने के लिए पारंपरिक तरीके का उपयोग करने की आवश्यकता है। यही बात अपने अधीनस्थों पर भरोसा करने के मामले में भी सच थी। उसने पहले कभी अपने अधीनस्थों पर भरोसा नहीं किया, उसने केवल उन गुलामों पर भरोसा किया जो उसकी आज्ञा के खिलाफ नहीं जा सकते थे। हालांकि अब चीज़ें अलग थीं, उसे फिल्टर करने की ज़रूरत थी। उसे यह समझने की ज़रूरत थी कि कौन उसके प्रति वफादार है और कौन उसके प्रति वफादार नहीं है। जब नक्स का सिस्टम डाउन हो गया तो उसने पहला कदम अपनी पत्नियों से संपर्क करना उठाया। फिर वह रियोना को वापस ले आया, जो स्कैडी साम्राज्य में रहती थी, जो मुक्त दासों से घिरा हुआ था जिन पर नक्स को भरोसा नहीं था। उसे वापस लाना ही एकमात्र तरीका था जिससे नक्स और अमाया रियोना की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे। बेशक नॉर्ड्रेन के साथ होने पर रियोना को कभी भी उनकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। हेक, नॉर्ड्रेन के बिना भी वह अपनी पूरी जिंदगी स्कैडी साम्राज्य में रह रही है।
स्लेव सील के गायब होने से उसके लिए कभी कुछ नहीं बदला। स्कैडी साम्राज्य में वह शिकार नहीं थी, वहां वह शीर्ष पर खड़ी थी, वह शिकारी थी। उसके साथ उसके भरोसेमंद अधीनस्थ थे और ईमानदारी से कहें तो मुक्त दासों द्वारा पीठ में छुरा घोंपना या नुकसान पहुंचाना बिल्कुल असंभव था। लेकिन क्या रियोना कभी अमाया के साथ कुछ समय बिताने के अवसर से इनकार करेगी? बिल्कुल नहीं, खासकर तब जब अपनी बेटी के साथ संवाद करने का उनका तरीका काम नहीं कर रहा था। इसलिए उसने नक्स के फैसले का विरोध नहीं किया और उसके साथ वापस आ गई। फिर नक्स ने तटस्थ शहर में उनकी सेवा करने वाले सभी नौकरों को भेजने का फैसला किया। वह और उसकी पत्नियां ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अब दुनिया के सबसे बड़े शहर न्यूट्रल सिटी में रहते थे। ऐसा लग सकता है कि कोई काया कुछ करेगा, लेकिन नक्स को इसकी परवाह नहीं थी। अपनी पत्नियों की सुरक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। अचानक तटस्थ शहर नक्स और उसकी पत्नियों का नया आधार बन गया। अपना नया आधार सुरक्षित करने के बाद अगली समस्या 4 राष्ट्रों की थी। स्काईफॉल ठीक था, अर्विना वहां थी। वह केवल एक विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर थी और ईमानदारी से कहें तो एम्बर और एस्टारिया भी उसे वापस लाना चाहते थे, हालांकि नक्स इसके खिलाफ था। इसके कई कारण थे। वह जानता था कि उसके यहाँ आने पर चीजें अजीब हो जाएंगी और ईमानदारी से कहूं तो नक्स निरर्थक नाटक को लेकर बहुत उत्साहित नहीं था। वह जानता था कि उस पर भूत सवार होकर वह गलत था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद ये सोचना कि चीजें सामान्य हो जाएंगी या यहाँ से आगे बढ़ जाएंगी, मूर्खता थी। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे कभी भी सामान्य शिक्षक छात्र नहीं बन पाएंगे। इसी तरह वे कभी रिश्ते में भी नहीं बंधेंगे। अब ये अकेली अर्विना की नहीं थी, अब नक्स भी इसके बारे में बात करती थी। अगर उसका बस चले तो वह उसके साथ न भटके। अब उनकी पहली से ही बहुत सारी पत्नियां थीं। उसे अब और अधिक लेने की इच्छा नहीं थी। वह अपना सारा प्यार अपनी वर्तमान प्रेमिका को देना चाहती थी। साथ ही अर्विना स्काईफॉल किंगडम में पूरी तरह से सुरक्षित था। ध्यान दें, स्काईफॉल किंगडम इस साम्राज्य में सबसे मजबूत साम्राज्य था। ये तब और भी सच था जब सम्राट शामिल नहीं हुए थे। उनके पास कई किंग स्टेज कल्टीवेटर थे और उनमें से सबसे मजबूत किंग स्टेज कल्टीवेटर शैडो यूनिट, वे पूरी तरह से सिंहासन के प्रति वफादार थे के लिए। बिना किसी गुलाम के वे वहां रहते थे। कोई भी अर्विना को खोज की दृष्टि से नहीं देखता था और वह बिना किसी समस्या के आसानी से राज्य का प्रबंधन कर सकता था। ठीक वैसे ही स्कैडी भी समस्या नहीं थी। रियोना के वफादार भक्तों ने उस राष्ट्र की देखभाल की। तथापि ठोस अर्थ किंगडम और वुड्स राजवंश एक जैसे नहीं थे। नक्स ने सॉलिड अर्थ किंगडम में सबसे मजबूत शक्ति रखने वाले ड्यूक को गुलाम बना लिया था और उसे इस पर शासन करने का आदेश दिया गया था। उसे नहीं पता था कि ड्यूक और वह आदमी निश्चित रूप से उसकी प्रति निष्ठा नहीं थी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि ड्यूक नॉर्डन डरता था और नॉर्डन को एक वफादार नौकर की तरह सिर झुकाए नक्स और उसके शिष्य का पीछा करते हुए उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ते हुए देखा गया, और उसने अपनी निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए काफी निशान लगाया। स्लेव सील का इम्पैक्ट खत्म हो जाने के बाद भी ड्यूक ने कुछ भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। बेशक उसने नक्स के निधन की भविष्यवाणी के बारे में सोचा था, हालांकि अंत में उसे अभी भी पता था कि अगर ऐसा हुआ तो उसके पास भी कोई वास्तविक शक्ति नहीं होगी। यदि नक्स मर जाता है तो नोड्रेन के पास सारी शक्ति होगी। इसलिए उसके जीवित रहने और अपने जीवन में बेहतर स्थिति पाने के लिए सबसे अच्छा समाधान ये था कि वह कुछ भी न करे और नक्स या नोड्रेन, जो बाद में उसके सामने आए, किसी के भी सामने न टेके। हालांकि वुड्स राजवंश के शासक असंतुष्ट नहीं थे। एलिंगर वुड्स ने अपने पिता अल्सीमस के बलिदान को देखने के बाद नक्स ने उन्हें बिना किसी समस्या के वुड्स राजवंश पर शासन करने की अनुमति दी। हालांकि उनके पिता की मृत्यु का एलिंगर पर अधिक प्रभाव पड़ा। वुड्स राजवंश के मंत्री, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि नक्स वास्तव में कितना मजबूत था, केवल एस्टारिया को एक वास्तविक खतरे के रूप में माना जाता था, उनके दिमाग में अलग अलग स्थिति थी। उन सभी ने धीरे धीरे लिंगर का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि नक्स बेकार था। वह बस लिटिल सा स्ट्रॉन्ग किंग स्टेज कल्टीवेस्टर था, उसे दुनिया पर राज करने का अधिकार नहीं है। उनके सामने कोई जवाब नहीं दिया, खासकर तब जब उन्होंने युद्ध जीता, क्योंकि उनके समर्थक ने खुद का बलिदान दिया था। यदि इस विश्व का कोई सम्राट बनने योग्य नहीं होता तो वह वुड्स राजवंश था। उन्हें शासक राष्ट्र होना चाहिए, न कि स्काईफॉल किंगडम। इन विचारों को अपने दिमाग में स्थिर रखते हुए एलिंगर ने अलग अलग तरह से काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में नक्स ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। वह अपने राजवंश में व्यवहारिक रूप से जो सोच सकती थी। सत्य से कहा तो चारों देशों के सभी स्थिर शासकों में से उसके पास सबसे अधिक शक्ति थी। हालांकि उसका दिमाग अब खराब हो गया था। वुड्स राजवंश ने अलग ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया था और यह एक समस्या थी। नक्स और उसकी पत्नियों ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? सरल, नॉर्ड्रेन। वह चारों देशों और तटस्थ शहर के बीच नया संचार माध्यम बन गया। उसे चारों ओर घूमने, पत्रों का आदान प्रदान करने का आदेश दिया गया था। यह इस महाद्वीप के इतिहास में सबसे तेज संचार चैनल था।
एक छद्म साधु मंच डाकिया। यहाँ तक कि मुख्य महाद्वीप में भी शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी नॉर्ड्रेन की उपस्थिति के साथ अधिकांश समस्याएं हल हो गईं। सॉलिड अर्थ किंगडम के ड्यूक ने समझा कि नक्स बहुत जीवित था और वफादार रहा। दूसरी ओर नॉर्ड्रेन से निपटने के प्रत्यक्ष अनुभव के बाद एलिंगर को अंततः समझ में आया कि वह क्या था साथ बर्ताव करना। उसकी तो बात ही क्या, मंत्रियों को भी अब कोई व्यर्थ विचार करने का साहस न होता था। चारों देशों के बीच संचार पुनः स्थापित हुआ। कुछ दास भाग गए थे। नक्स ने उनका शिकार करने का आदेश दिया था, हालांकि वह बहुत चिंतित नहीं था। अधिकांश समस्याओं का समाधान हो गया और सभी राष्ट्रों की 1 महीने की लंबी यात्रा के बाद उनकी वफादारी सुनिश्चित करने और उन्हें पत्र देने के बाद, जिसने सामान्य भविष्य की दिशा दी, नॉर्ड्रेन तटस्थ शहर में लौट आए। और जैसे ही उसने ऐसा किया, वह रुका। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, विशेषकर इस राक्षस से मिलने के बाद तो वह आश्चर्य से स्तब्ध हो गया है। एक सम्राट जो उसे ऐसे नष्ट कर सकता था जैसे कि वह कोई खिलौना हो, ये पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था। और अब ये 11 एम्परर स्टेज कल्टीवेटर उसके सामने खड़े थे। हाँ, 11 किंग स्टेज कल्टीवेटर। यहाँ तक कि जब यह महाद्वीप अपने चरम पर था तब भी इसने 11 एम्परर स्टेज कल्टीवेटर नहीं देखे थे। हैक अधिकतम संख्या 7 थी। और अब WW आखिर 1 ही महीने में क्या हो गया? उसने अपने सामने खड़े लोगों पर नजर डालते हुए सवाल किया। वह अभी भी पूरी तरह से सुनना नहीं हुआ है। होप एल्बर्टा ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। क्या ये सचमुच इतना चौंकाने वाला है? अल्लूरा ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। अन्य महिलाओं ने उसकी ओर देखा और अपनी आंखें घुमा लीं। अल्लूरा हंसा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि नॉर्ड्रेन को इसमें से कोई भी थोड़ा सा भी मनोरंजक नहीं लग रहा था। आप सभी इतने कम समय में सम्राट कैसे बन गए? वह आदमी, मैं नहीं जानता। वह एक राक्षस है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि आप नहीं हैं। ठीक है, आप वास्तव में हैं, आपकी उम्र और खेती पर विचार करते हुए, लेकिन आप सभी निश्चित रूप से शुरुआती किंग स्टेज कल्टीवेटर थे। आखिर तुम सब सम्राट कैसे बन गए? नॉर्ड्रेन चिल्लाया। क्या आप निश्चित हैं कि हम सभी शुरुआती किंग स्टेज कल्टीवेटर थे? एडा ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। मुझे 100% यकीन है कि आप सभी सामान्य किंग स्टेज कल्टीवेटर थे। नॉर्ड्रेन दृढ़ रहे। आपने ऐसा कैसे किया? उन्होंने सवाल किया। ठीक है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। अचानक नक्स आगे बढ़ा और उत्तर दिया। हाँ, इस तरह की बातों पर ध्यान मत दो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। एस्टारिया ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अभी तैयार हो जाओ, हमें संयम बरतने की जरूरत है। अध्याय 654 प्यार के साथ साथ उसकी स्वीकृति भी है। थर्ड, एस्टारिया को उड़ान भरते ही लड़ाई समाप्त हो गई। वह पहले 15 मिनट तक अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और नॉर्ड्रेन के खिलाफ टिकने में सक्षम थी। इस बार उसकी तलवार के चारों ओर की चमक पहली बार इस्तेमाल की तुलना में कम थी, हालांकि ये बहुत अधिक स्थिर थी। आउटपुट उतना मजबूत नहीं था, हालांकि एस्टारिया को पता था कि पिछली बार वह बस मन को बर्बाद कर रही थी। वह अभी भी इस तकनीक को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकी, इसलिए वह तलवार को जो मन देती है उसे सीमित कर रही थी। आउटपुट से समझौता किया गया, हालांकि उसका नियंत्रण बेहतर था। और ईमानदारी से कहूं तो ये नियंत्रित और सीमित ताकत भी नॉर्ड्रेन की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए काफ़ी थी। इस पिछले महीने में एस्टारिया ने बहुत अधिक प्रगति नहीं की थी। उसने केवल ये सीखा है कि तकनीक को स्वेच्छा से कैसे सक्रिय किया जाए, और वह भी केवल तभी जब उसका मैना रिजर्व पूरी तरह से भरा हुआ हो। उसने इसके लिए आसपास के मन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत अधिक जटिल साबित हुआ और एस्टारिया को लगा कि वह इसे जल्द ही नहीं सीख पाएगी। सबसे पहले उसे अपने मन का उपयोग करके इस तकनीक में महारत हासिल करने की आवश्यकता थी। आज की लड़ाई में एस्टारिया ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली थी। नॉर्ड्रेन को पता था कि उसकी तकनीक कितनी खतरनाक थी। एक गलती और वह अपना एक अंक खो सकता था। उसे सावधान रहने की जरूरत थी। वह रक्षात्मक स्थिति में लड़े, बस खुद को सुरक्षित रखा और ज्यादातर एस्टारिया के हमले से बचने पर ध्यान केंद्रित किया। पहले इस स्थिति में उसके लिए सबसे अच्छा कदम बस भागना और वापस लौटना था जब एस्टारिया का मन खत्म हो गया था, जैसे कि उसने पहली बार एस्टारिया का उपयोग किया था। अब हालांकि उसके पास वह विकल्प नहीं था क्योंकि नक्स से ही खड़ा था पीछे। जैसे ही वह भागता, नक्स प्रकट हो जाता और नॉर्ड्रेन ये सोचना भी नहीं चाहता था कि तब क्या होगा। वैसे भी आखिरकार उसे एस्टारिया से तब तक लड़ने की जरूरत थी जब तक वह इस तकनीक में महारत हासिल नहीं कर लेती। एस्टारिया को विकसित होने की जरूरत थी, हालांकि अगर नॉर्ड्रेन जब भी उनके बीच झगड़ा होता दौड़ती रहती तो वह कभी कुछ नहीं सीख पाती। बेशक नक्स भी हमेशा नॉर्ड्रेन को प्रतिबंधित नहीं करेगा जैसा कि वह अब कर रहा है। एस्टारिया को ये सीखने की जरूरत थी कि इस तकनीक को कैसे रोका जाए, इससे पहले कि यह उसके अधिकांश मैना को निगलने के बाद खुद ही रुक जाए।
वह अभी भी सीखने के चरण में थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह इस तकनीक में महारत हासिल कर लेगी, और एक बार जब वह ऐसा कर लेगी तो एस्टारिया का मानना था कि नक्स के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई भी असंभव नहीं होगी। हालांकि अभी के लिए उसका लक्ष्य नॉर्ड्रेन था, जिन्होंने पहले 15 मिनट तक रक्षात्मक रहने के बाद जब इस तकनीक पर उनका नियंत्रण कमजोर होने लगा तो उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसके हमलों से बचाव करना और साथ ही उसकी तलवार के चारों ओर मैना को स्थिर करने की कोशिश करना मुश्किल था। जल्द ही नावड्रेन का हमला सक्रिय हो गया और एस्टारिया का शरीर उड़ गया। मैं जीता, नॉर्ड्रेन ने एस्टारिया की ओर चलते हुए बात की। मैं अभी भी हारा नहीं हूँ, एस्टारिया ने उत्तर दिया। नॉर्ड्रेन ने बस उस तलवार पर नजर डाली जो उसने पकड़ रखी थी। तलवार अब चमक नहीं रही थी। ये स्पष्ट था, तकनीक टूट गई। एस्टारिया का मैना अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। हालांकि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वह तकनीक केवल तभी सक्रिय हो सकती थी जब उसका मैना भंडार पूरी तरह से भर गया था, और तकनीक के बिना नॉर्ड्रेन को हराना बिल्कुल असंभव था। एस्टारिया जल्दी से पीछे की ओर खिसक गया और चट्टान की ओर बढ़ गया। नॉर्ड्रेन को भरते हुए उसने मैना को फिर से अपनी तलवारों में महारत हासिल कर लिया, लेकिन जैसा कि सभी को उम्मीद थी, ये काम नहीं कर रहा था। उसने उसे मजबूर करने की कोशिश की। हालांकि नॉर्ड्रेन सिर्फ कठपुतली की तरह वहां खड़ी नहीं रही। उसने एस्टारिया की ओर से तेजी से बढ़त बनाई और हमला करना शुरू कर दिया। जब तक नक्स ने ऐसा नहीं कहा तब तक स्पार छूटा नहीं था, और नक्स तब तक कुछ नहीं कहेगा जब तक एस्टारिया खुद अपना मुंह नहीं खोलती या उसे किसी भी ऐसी कठिन स्थिति में नहीं डाला जाता जो खतरनाक हो सकता है। नॉर्ड्रेन ने अपना आक्रमण जारी किया। एस्टारिया का शव फिर से उड़ा दिया गया। वह फिर से पीछे से मुड़ने की कोशिश की। हालांकि नॉर्डन फिर से अपने सामने आई और अपने पेट पर लात मारी। खोक, एस्टारिया की खांसी से खून निकला। नक्स ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। उनके चेहरे पर यह भाव देखकर अमाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करता है, उन्होंने टिप्पणी की। वास्तव में, थायरा ने सिर हिलाया। आपका क्या मतलब है? इवन ने बर्नहेन ने वैज्ञानिक अध्ययन किया। थायरा ने उत्तर देते हुए कहा, अगर हमें से भी इस समय कोई झगड़ा होता है तो वह नॉर्ड्रेन को हम पर इस तरह का हमला नहीं करने देती। ठीक है, अगर वह अपनी लड़ाई में भाग लेता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, एम्बर ने टिप्पणी की। क्या आप इसे पसंद करेंगे? अमाया ने सवाल किया। उद्धरण चिन्ह ... मैं भी नहीं जाऊंगा, एम्बर ने उत्तर दिया। और दोस्त को लगता है कि अगर तुम हो तो वह लड़ाई नहीं करेगा, उद्धरण चिन्ह ... वह चाहता है। एम्बर ये पता था। अमाया अपनी बात साबित करती हुई सिर्फ मुस्कुराहट। एम्बर ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी बकवाद पर ध्यान मत दो, एम्बर। थायरा ने अमाया की ओर देखते हुए बात की और फिर अम्बर की ओर मुची। यदि आप किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसके बारे में वह सोचता है कि आप उसे हरा सकते हैं, तो वह आपकी लड़ाई नहीं रोक पाएगा। हालांकि नॉर्ड्रेन का ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसके खिलाफ आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अब एक सम्राट हैं। हम सभी और एस्टेरिया एक ही चरण में हैं, प्रारंभिक सम्राट चरण, एम्बर ने उत्तर दिया। क्या आप इस बात पर सहमत हैं कि इस समय आपकी तुलना एस्टारिया से की जा सकती है? थायरा ने सवाल किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एम्बर चुप हो गया। तुम्हारे पास अपना उत्तर है। वह अपने साथ अलग तरह का व्यवहार करती है क्योंकि वह मजबूत है। हम सभी को उनका प्यार है। हालांकि वह महिला अलग है। प्यार के साथ साथ उसका संस्करण भी है। जब बात हमारी आती है तो वह दोस्ती करती है। बेशक यह मासूम नहीं है, वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह हमसे प्यार करती है। उनके मामले में वह अपनी रुचि को रोकने के लिए मजबूर है और हिलने डुलने के लिए खुद को मजबूर नहीं करती है। क्या आप भी इंजीनियरिंग एक्सचेंज नहीं करना चाहते? एम्बर ने सवाल किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस राक्षस के साथ प्रशिक्षण क्यों ले रहा हूं? थायरा ने उत्तर दिया। एम्बर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वैसे भी ये लड़ाई खत्म हो गई है, फेल्बर्टा ने टिप्पणी की। महिलाओं ने युद्ध के मैदान की ओर देखा और जैसा फेल्स ने कहा, रुकना, एस्टारिया ने नॉर्ड्रेन पर हमला करने का आदेश दिया। जब एस्टारिया ने उससे कहा कि नावड्रेन तेजी से कूदा के पीछे जाए और अपने हाथ को हवा में उठाए, जिससे स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि उसने कुछ भी नहीं किया है। उसकी संगति तेजी से नक्स की ओर बढ़ती है, ये देखने की इच्छा से कि उसे चिथड़े की गुड़िया की तरह पीटा जाएगा या नहीं। हालांकि नॉर्ड्रेन को नक्स नहीं मिला। नक्स ने पहले ही अपना पैड छोड़ दिया था और वर्तमान में एस्टेरिया की देखभाल कर रहा था, उसकी मशीनरी को किराए पर ले रहा था और उसे हीलिंग और मैना पोशन पीने में मदद कर रहा था। ओए, अचानक नक्स ने पुकारा। हाँ, मेरे साथ भी झगड़ा करो। नॉर्ड्रेन का चेहरा पीला पड़ गया। अध्याय 655 मैं गड़बड़ हूँ, मेरे साथ भी झगड़ा करो, नक्स बोला और नॉर्ड्रेन का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन जैसे ही उसने कहा, मैं रुक गया। ये उसके बारे में नहीं है, मैं इतना छोटा नहीं हूँ। मैं भी थोड़ा आगे बढ़ गया, नक्स ने उत्तर दिया। यह तुमने प्रगति की, नॉर्ड्रेन हकलाया। ये राक्षस आगे बढ़ गया। वह कितनी दूर जाना चाहता था? इसके बाद वह और भी मजबूत हो सकता है।
इस महाद्वीप में सीमित मन इस कमी से प्रभावित नहीं होता। ज़्यादा मत सोचो, मैं बस अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। नक्स ने अपने साथी भींचते हुए उत्तर दिया। नोड्रेन ने निगल लिया, तुम्हें मेरी सीधी लड़ाई की बर्बादी नहीं है। बस दौड़ते रहो, मैं अपनी गति बढ़ाने के लिए मन का उपयोग करने के बाद अंतिम पीछा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्या तुम मेरी तरह आगे नहीं निकलोगे? नोड्रेन ने फेस पर ज्यूरियन से पूछा। नियंत्रण का यही मतलब है, मुझे अपने चालों के अवरोधों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। नक्स ने उत्तर दिया। वह अपने नियंत्रण के लिए बेहतर निर्माण के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और आज वह काफ़ी कमज़ोर थी। आइए, यह वास्तव में थोड़ा और रोमांचक है। अगर मैं आपके एक हाथ की दूरी पर 5 सेकंड तक रहने में सफल हो गया तो मैना के साथ अपनी ताकत बढ़ाने के बाद मैं आपको मुक्का मारूंगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नावड्रेन की अजंडियों से डर गया। मैं मर जाऊंगा। नोड्रेन ने व्यक्तिगत रूप से देखा कि नक्स का मुक्का वास्तव में कितना विनाशकारी है। सच तो यह है कि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने इसे देखा था। यहाँ तक कि नक्स के भक्त ने अभी तक उसकी असली ताकत नहीं देखी थी। मुझे अपने सामने इसका उपयोग करने के लिए बाध्य करें। जब नक्स ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा, और ये तरीका काम आया। महिलाओं के गौरव ने उनके बारे में और वर्गीकरण की जानकारी नहीं दी। तो फिर तैयार हो जाओ। उन्होंने उसे चुनौती स्वीकार कर ली। ओह, चिंता मत करो, जैसा कि मैंने कहा था, मैं नीदरलैंड्स को नियंत्रित करूंगा। तुम मरोगे नहीं, मुझ पर भरोसा करो। नक्स ने अपनी संपत्ति पर व्यवसाय के साथ उत्तर दिया। ओह हाँ, तो फिर हम इसे और भी मज़ेदार क्यों नहीं तोड़ेंगे? नोड्रेन बोला। तुम्हारे पास कोई और विचार है? नक्स ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। बिल्कुल, हम इस गेम को खेलने वाले लोगों की संख्या क्यों नहीं दिखाते हैं? आपकी सभी पत्नियां अब सम्राट हैं। मुझे विश्वास है कि यदि वे भाग लेते हैं तो वे बहुत कुछ सीखते हैं। यह उनके लिए अच्छा प्रशिक्षण होगा और आपको यह अन्य स्थान भी मिलेंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? आप सब क्या कहते हैं? नोड्रेन ने नक्स की श्रद्धा पर नजर डालते हुए पूछा। महिलाओं की आंखें चमकाएं। निसंदेह वे भाग लेना चाहते थे। राइफल एस्टारिया की आंखों में लड़ाई की भावना नक्स को घेर रही थी। सुधार की चाह, वह भी इसे छिपाना नहीं चाहता था। नहीं, हालांकि नक्स ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। महिलाओं ने बरनें सिकोड़ लीं। मैं आप में से किसी को भी जोखिम में नहीं डालूंगा। फिर उसने एस्टारिया पर नजर डाली जो अभी भी उसकी स्टॉक में थी और उत्तर दिया। तुम भी नहीं। उनके फोटोग्राफ से यह स्पष्ट था। ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों? यहाँ क्या खतरा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कृपया समझाएं। नोड्रेन बोला। सभी महिलाएं नक्स के चेहरे की ओर भी रुकी रहती हैं, उनके उत्तर की प्रतीक्षा में। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नक्स ने अपना चेहरा दूर कर लिया। मास्टर नक्स। नोड्रेन ने अपना सिर झुका लिया और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। यहाँ तक कि एस्टारिया भी नक्स के चेहरे को इसी भाव से देख रही थी। उद्धरण चिन्ह मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता हूँ, इसलिए आप लोग भाग नहीं ले सकते। नक्स ने उत्तर दिया। तो आप इसे स्वीकार करते हैं? नोड्रेन चिल्लाया। बस खेल में भाग लो। ठीक, मैंने आंख बंद करके कहा था ना। मैं हथियार नहीं मारूंगा। शायद शायद। ओह, तुम्हें क्या नहीं लगता कि तुम 4 गोलियां अधिक काट रहे हो? नक्स ने नोड्रेन की ओर देखे हुए अपनी इनलाइन सिकोड़ ली। नोड्रेन जल्दी से पीछे हट गया। चलो अब खेल शुरू करते हैं। नक्स ने बात की और फिर वह गायब हो गया और नावड्रेन के सामने ठीक आ गया। तुम्हारे पास 5 सेकंड हैं। अगर तुम दूर जाने में लग जाओ, मैं मुक्का मारूंगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नोड्रेन का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह ऐसे भाग गया जैसे उसका जीवन इसी पर निर्भर हो। नक्स मुस्कुराया, फिर उसके पास का मन उसकी यात्रा की ओर चला गया और वह भाग गया। होश। हवा का एक शोरा नोड्रेन से गुजरा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह ठीक है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह राक्षस बेहद अविश्वसनीय रूप से तेज था। हालांकि जल्द ही उसे कुछ एहसास हुआ। इस कमीने ने कहा कि उन्होंने धारा को नियंत्रित करना सीखा है। यह उसका नियंत्रण है। थोड़ा सीजन हो गया। यह एक छोटी सी शुरुआत है। अगर चाहता हूं मुझे मुक्का स्केच थोड़ी सी भी गलती की तो मैं खून से हो जाऊंगा। नोड्रेन ने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक 20 साल के बच्चे हैं। ये बस था सिनेमेटोग्राफर। तथापि स्वामित्व से नक्स झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा कि उसने अपने दावों को नियंत्रित करने की सीख ली है। पहले कुछ प्रयास के बाद उसने काफ़ी सुधार किया और 2-3 सेकंड के लिए नॉर्डन के पास एक हाथ की लंबाई की दूरी पर रहना जारी रखा। नोड्रेन को उस सीमा से बाहर की ओर अपनी गति को नियंत्रित करने के लिए मजबूर किया गया। एक बार जब वह सफल हो गया तो नक्स को फिर से 0 से काउंट करने के लिए मजबूर किया गया और यह चक्र जारी किया गया और नक्स नोड्रेन को मक्का मारने में सक्षम नहीं हो सका। हालांकि उनमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा था।
इतनी जल्दी कि नोड्रेन को पहले से ही उस समय का डर सताने लगा था जब ये 5 सेकंड कम करके रेंज में रहेगा और उसे मुक्का मारेगा। वह मरना नहीं चाहता था, कम से कम ऐसा तो नहीं। उसे एक योद्धा की तरह अंतिम अपना सब कुछ देना और एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई, कुछ हद तक उसे घायल करना, कम से कम उसके अंत को दूर ले जाना, स्थायी क्षति वापसी, अपने प्रतिद्वंद्वी को उसकी लड़ाई पर हमला करने में कोई दिवास्वप्न नहीं होगा। वह मृत्यु, वह स्वीकार करना चाहता है, लेकिन यह कुत्ते की तरह भागना और भीड़ भरा खेल प्रतियोगिता में भाग लेना, मर जाना। नोड्रेन डर से कंपने लगा। 1.2 अचानक नोड्रेन को एक आवाज़ सुनाई दी। नक्स फिर से सीमा के अंदर था। वह जल्दी से धीमा हो गया। क्या आपको लगता है कि यह काम करता रहेगा? नक्स भी मुस्कुराया और उसकी गति भी धीमी हो गई। 3 नोड्रेन ने अपनी गति बढ़ाने की कोशिश की लेकिन 4 ये काम नहीं किया। नोड्रेन घबरा गया। उसने बंदर की तरह इधर उधर कूदने की कोशिश की, जितना संभव हो उतना कम अनुमान लगाने और नक्स की सीमा से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। हालांकि जैसे कि उसने पहले से ही अपनी सभी चालें पढ़ ली हों, नक्स ने उन सभी का मुकाबला किया और 5 तैयार रहो नोड्रेन। नक्स मुस्कुराया। नोड्रेन ने तुरंत अपने सभी मन को अपनी पीठ पर ले जाया जिससे वह सर्वोत्तम संभव बचाव कर सके और जल्द ही उसने महसूस किया कि आसपास का मन नक्स की मुट्ठी की ओर बढ़ रहा है। मैं गड़बड़ हूँ, उसने गटक लिया और फिर अंततः नक्स ने मुक्का मारा। हुश बम। अध्याय 656। आप और अधिक नहीं खेलना चाहते? मत पढ़ो, मैं अभी ये तय कर रहा हूँ। ... बम। नोड्रेन का शरीर उड़ गया। खोकक। उसने नक्स के हमले को आरक्षण के खिलाफ अपने पूरे मन का उपयोग किया था। विश्वसनीयता से कहा तो यह एक लाभदायक प्रयास था। नक्स का हमला इतना मजबूत था कि उसके बचाव को खत्म किया जा सकता था। वेल हिक्स ने मन का उपयोग नहीं किया था हो, और अगर नक्स मन का उपयोग करता है तो फिर ये कोई सवाल ही नहीं है। नोड्रेन के लिए काम पूरा हो गया था। अर्थात यदि नक्स अभी भी अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ था। नॉर्डन के लिए सौभाग्य से नक्स झूठ बोल नहीं रहा था जब उसने कहा कि उसने अपनी शक्ति पर नियंत्रण में सुधार किया है। नोड्रेन को खांसी के साथ खून आ रहा था और उनके शरीर की लगभग 30 हड्डियां टूट गईं, लेकिन अंत में वह फिर भी जीवित रहने लगे। हा 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 हा। और ये कुछ ऐसा था जिस पर नोड्रेन भी विश्वास नहीं कर सका। जब नक्स ने मुक्का मारा तो उसे मुक्के के पीछे के खतरे का एहसास हुआ। उसे पता चला कि यह क्या था। उसने महसूस किया कि कैसे उस मुक्के ने आसपास के मन को अवशोषित कर लिया। उसने मुक्के के प्रभाव को उसके पीछे से पहले ही महसूस कर लिया। वह मुक्का, ये किसी भी तरह से सामान्य मुक्का नहीं था। यह मर गया था, एक निश्चित मृत्यु। नोड्रेन के शरीर में दर्द था और वह हिल नहीं रही थी। हालांकि उसे इसकी विशेषता नहीं थी, वह जीवित था। उसे नहीं पता था कि यह कैसे हुआ और उसका बचाव भी नहीं था। उन्होंने इतना अच्छा बनने के लिए बस अपनी किस्मत और प्रकृति को धन्यवाद दिया। कदम 1 अचानक नक्स नोड्रेन के सामने उपस्थित हुए। 2 वह क्यों लॉगिन कर रही है? नोड्रेन ने बर्नहे ने वैज्ञानिक को बताया। 3 उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जल्द ही नोड्रेन को एहसास हुआ और उसका दर्द से राहत मिली। शरीर के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उसने दृष्टि की उंगलियों पर नक्स किया और जैसा उसने चाहा था वह 2 हाथों की दूरी के करीब खड़ा था। वह हरामी, वह अभी भी यह मूर्खतापूर्ण खेल खेल रहा था। 4 की मृत्यु गिनती। नोड्रेन इसे सुन सकते थे, घंटी बजने की आवाजें। यह उसका समय था। 5 नवाड्रेन ने खुद को प्रभावित करने के लिए तैयारी की, अपनी खुद को बंद कर लिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि अधिक से अधिक समय बीत गया और कुछ नहीं हुआ। नावड्रेन ने धीरे धीरे अपनी पूरी कोशिश की। उसने देखा कि नक्स सामने की ओर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर उत्सुकता भरी दृष्टि से उसे देख रही थी। आप और अधिक खेलना नहीं चाहते? नक्स ने प्रश्न पूछे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नोड्रेन का मुंह हिल गया। नक्स हंसा, तभी उसके हाथ में एक स्वास्थ्य औषधि दिखाई दी और उसने उसे नोड्रेन को खिला दिया। मैंने कहा था कि मुझ पर भरोसा करो, है ना? नक्स बोला। नोड्रेन ने पोषण पी लिया। उसका शरीर वास्तव में हिल नहीं सका, इसलिए उसे नक्स पर प्रतिबंधात्मक प्रतिबंध दिया गया। उसने नक्स पर नजर डाली जो उसे दवा खिला रहा था और उसे एहसास हुआ नक्स भावना ही कमना नहीं था। वह इस आदमी पर भरोसा कर सकता था। हा टिल्डा शुरू में यह मुश्किल था, लेकिन मुझे सफल होना अच्छा लगा, है ना? नक्स बोला और नोड्रेन भी छोटी मुस्कुराया। वह भोला भाला से सिर हिलाया और फिर नक्स ने आगे कहा, हालांकि मत चिंता करो, जब तक मैं अपना नियंत्रण पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाता हम हर दिन ये खेलना जारी रखते हैं, तो जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नोड्रेन ने पोषण प्लांट बंद कर दिया। ओए, क्या कर रहे हो? यह जमीन पर गिर रहा है, नक्स बोला। नोड्रेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नक्स ने जल्दी से पोषण खाली कर दिया और फिर उसे एक और दे दिया। जब आपको लगे कि आप ठीक हैं तो आप अपने कमरे में जा सकते हैं। ये शब्द कहकर नक्स उठ खड़ा हुआ और अपनी पत्नियों की ओर चल दिया।
वह जिंदा है, एस्टारिया ने अपने चेहरे पर प्रभावित भाव दिखाते हुए टिप्पणी की। तुमने क्या सोचा कि मैं उसे मार डालूंगा? ठीक है, वह मुक्का डरावना लग रहा था। मैं बेहतर हो रहा हूँ। मम्मा, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एस्टारिया ने सिर हिलाया। उसी समय उसे फिर से समझ में आया कि नक्स ने उन्हें खेलने की अनुमति क्यों नहीं दी। भले ही वह उसका ही था, यदि नक्स का मुक्का लगते ही वह मर जाती, उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। यह आदमी, वह सचमुच एक राक्षस था, और इस राक्षस के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, उसे और अधिक प्रशिक्षण की जरूरत थी। मैं जा रहा हूँ, एस्टारिया ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। दूसरी महिलाएं तुरंत समझ गईं कि वह कहाँ जा रही थी और मैं भी जा रहा हूँ। एम्बर ने भी बात की। वही, मम्मा, मैं भी। एक एक करके सारी औरतें जाने लगीं, यहाँ तक कि एडा के चेहरे पर भी एक दुर्लभ, गंभीर भाव था। ऐसे ही नक्स अकेला रह गया। उसने फिर से नॉर्ड्रेन पर नजर डाली। वह लड़ना चाहता था, लेकिन उसे देखकर उसे पता चल गया कि यह संभव नहीं है। हाँ, एक लंबी सांस के बाद नक्स ने अपना शरीर फैलाया और अपने प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर चल दिया। वह आज भी अकेले ट्रेनिंग करेंगे। उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम सरल था। सबसे पहले उन्होंने थायरा की तकनीकों का उपयोग करके अपने नियंत्रण को प्रशिक्षित किया। बेशक उन तकनीकों ने शरीर के लचीलेपन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, हालांकि कुछ प्रयोगों और बदलावों के बाद उन्होंने एक प्रशिक्षण पद्धति बनाई जिसने अद्भुत काम किया। और चूंकि इस पद्धति का सार थायरा की तकनीकें थीं, इसने नक्स की युद्ध इंद्रियों में भी सुधार किया, जिसमें थायरा की युद्ध शैली में कुछ चालें भी शामिल थीं जो उसने बनाई थीं। ये कठिन था क्योंकि थायरा का मुख्य ध्यान खंजर पर था और नक्स ने तलवारों का इस्तेमाल किया था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से हमला करना, घातक बिंदुओं के लिए जाना, बचाव के लिए कठिन बिंदुओं पर लक्ष्य करने के लिए अजीब कोनों पर शरीर को संतुलित करना, नक्स ने उन सभी चालों को अपनी युद्ध शैली में शामिल करना शुरू कर दिया। उनकी युद्ध शैली अब एस्टारिया और थायरा की युद्ध शैली का अजीब मिश्रण थी। यह संयोजन इतना जटिल था कि यह सिर्फ एक मिश्रण जैसा नहीं दिखता था, बल्कि यह एक पूरी तरह से अलग युद्ध शैली थी, ऐसी युद्ध शैली जिससे केवल नक्स ही लड़ सकता है। नक्स ने रियोना के साथ भी बातचीत की, ये जानते हुए कि वह वही थी जिसने थायरा को प्रशिक्षित किया था। वह उससे कुछ सीखना चाहता था। हालांकि जल्दी उसे एहसास हुआ कि रियोना ने थायरा को केवल मूल बातें सिखाईं, बाकी सब कुछ थायरा ने इसे अपने दम पर बनाया। आरंभ से रियोना स्वयं तलवार से लड़ी, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह थायरा को कुछ सिखा सके। उसने बस उसे वही बताया जो वह चाहती थी और किसी तरह थायरा ने परिणाम दिखाया। थायरा भी किसी विलक्षण प्रतिभा से भिन्न नहीं थी। वैसे भी नक्स ने अपनी युद्ध शैली और नियंत्रण में सुधार पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया था। दरअसल अभी यह उनका मुख्य फोकस भी नहीं था। अभी उनका दो मुख्य फोकस था। पहला था डिवोरिंग मिस्ट। हाँ, उसकी काया। उसने महारत हासिल कर ली है और उसकी डिवोरिंग मिस्ट में अब जीवन को निगलने की शक्ति आ गई है। वह संभवतः और क्या हासिल कर सकता है? सम्राटों को मारना भी वर्तमान नक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि नक्स को इसका एहसास कुछ समय पहले ही हो गया था। अध्याय 657 नक्स ये करेगा। उसने हासिल कर ली है और उसकी डिवोरिंग मिस्ट में अब जीवन को निगलने की शक्ति आ गई है। वह संभावित और क्या हासिल कर सकता है? सम्राटों को टक्कर देने के लिए भी वर्तमान नक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि नक्स को इसकी जानकारी कुछ समय पहले ही हो गई थी। ये धुंध का अंतिम रूप नहीं था। सिस्टम ने अभी भी अपना काया से पहले एक जोड़ चिन्ह दिखाया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि भले ही वह अपने शरीर पर महारत हासिल कर ले हो, फिर भी वह अंत तक नहीं पहुंच पाए। जब वह खाली था तो उसने उस जोड़ बटन पर क्लिक करने का साहस किया। वह भी ब्लैंक पॉइंट्स पर बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, और ईमानदारी से कहूं तो अगर वह भी अच्छा कर रहा था तो इससे भी कुछ नहीं होता। रिक्ति अंक आवश्यक 1 मिलियन। हाँ, 1 मिलियन रिक्त अंक। नक्स को अपने काया को उन्नत करने के लिए इतनी ही राशि की आवश्यकता थी। 1 मिलियन। खैर ही वह अब तक पंजीकृत रेखा अंकों की कुल संख्या को कई गुना बढ़ा दे, फिर भी वह उस संख्या के करीब नहीं पहुंच पाया। ब्लैंक पॉइंट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, नेक्स ने 3 सिस्टम पॉइंट्स भी एक साथ नहीं थे जिन्हें इकट्ठा करना काफी आसान था। वह संख्या कितनी थी? बिल्कुल अजीब। नक्स ने अपने शरीर को इस तरह से उन्नत करने की कोशिश के बारे में भी नहीं सोचा था। वह सिर्फ अपने तरीके से काम कर सकती थी, लेकिन सत्यता से कहूं तो उसे ज्यादातर नतीजे नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह पहले ही अंतिम छोर पर पहुंच चुका हो। उसे ऐसा लगा जैसे डिवोरिंग मिस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वह पहले से ही जानता है। क्या वह इसे और कैसे समझ सकता था? दरअसल उन्हें यह भी आश्चर्य हुआ कि यह भी संभव है। हालांकि अंत में नक्स ने फिर भी अपने मिस्ट पर काम करने की कोशिश करते हुए पर्याप्त समय दिया। दूसरी बात जिस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया वह थी कौशल। हाँ, कौशल, ये वह था जिसे उसने पहले लाइसेंस कर दिया था। अब हालांकि चीजें अलग थीं। सिस्टम डाउनलोड होने के बाद नक्स को कुछ पता चला। उनकी युद्ध शैली प्रणाली क्षमता पर बहुत अधिक उदारवादी थी और भिन्न भिन्न से
नक्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिस्टम पर उनकी व्युत्पत्ति यह अच्छा नहीं था। नक्स इसे स्वीकार करता है, वह वर्तमान में जो कुछ भी था वह सब सिस्टम का कारण था। वह 34 साल का एक बेकार आदमी था जिसने इस दुनिया में आने से पहले अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया और आखिरकार उसे सिस्टम मिल गया। वह विश्वास के साथ कह सकता है कि सिस्टम ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। हालांकि इस प्रणाली का स्रोत अभी भी अज्ञात था। नक्स ने इससे पहले इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था क्योंकि वह एस्टारिया के सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में पहचानी जाती थी। उसकी तुलना 7 स्टार मेटेलिक से की जा सकती थी और वास्तव में वह सक्रिय नहीं थी। फिर भी उसने अपने सिस्टम पर 8 स्टार का स्तर देखा। कम से कम वह जानता था कि उसका सिस्टम दुनिया का सबसे मजबूत सिस्टम से बेहतर था, इसलिए उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उनकी योजना सरल थी, एक सम्राट उसके सभी छात्रावासों को सम्राट बनने में मदद करें, एक भारी सुखी जीवन जी फिर अपने के साथ मरे। यह उनके लिए एक आदर्श जीवन था। हालांकि अब दस्तावेज अलग बात है। अब उसके बारे में मुख्य महाद्वीप के बारे में पता चला। 7 स्टार, यहाँ तक कि 8 स्टार से कहीं ज़्यादा ताकतवर होने के आसार। उसके सिस्टम की उत्पत्ति, अब नक्स उस सब के बारे में विचार किया गया। ये सिस्टम कहाँ से आया? वह मूर्ख नहीं था। उन्होंने अपने पिछले जीवन में काफ़ी उपन्यास पढ़े थे। निःसंदेह काल्पनिक लेखक ने ऐसे गंभीर मामलों के आधार पर उपन्यास लिखे हैं जिनमें पंथ फोकल्टपूर्ण था, जिसे कभी उस दुनिया ने देखा या शामिल नहीं किया था जिसे वे लिख रहे थे। ऐसे लेखक को यह भी नहीं पता कि कल्टीवेशन क्या है या कोई तकनीक कैसे काम करती है। इन लेखकों ने अपने जीवन पर आधारित उपन्यास लिखे। इससे अधिक मूर्खतापूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हालांकि नक्स को यह अजीब सा एहसास था जो काफ़ी समय से उसे परेशान कर रहा था। इनमें से अधिकांश चित्रों में जहां नायक को सिस्टम दिखाया गया है, जिस क्षण वह एक निश्चित स्तर पर साक्षात्कार होता है, नायक को पता चलता है कि सिस्टम बिल्कुल उसका दोस्त नहीं था और कुछ कार्य में सिस्टम कहानी के वास्तविक खलनायक से भी संबंधित था। निसंदेह यह इसे दूर तक खींचा जा रहा था। नक्स को भी ये पता था। हालांकि आपके सिस्टम पर उनकी विविधताएं अभी भी उन्हें परेशान करती थीं। उनकी लड़ाई की शैली पूरी तरह से कंसिल सैंस मीट डैश जैसी मजबूती और उनकी अन्य संरचनाओं पर असंतुलित थी। वह इस बात पर अड़े हुए हैं कि वह कभी भी वास्तविक कौशल का इस्तेमाल नहीं करेंगी। वह जो कुछ भी करना चाहता था उसमें एक क्षमता शामिल थी जिसने उसे ऐसा करने में मदद की। यह लगभग बहुत आसान था, ये करने वाला था, इसलिए नक्स ने परिवर्तन का निर्णय लिया। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब सिस्टम आर्किटेक्चर का उपयोग नहीं करना चाहता। उसे मजबूत होना जरूरी है और सिस्टम के बिना ऐसा करना मुश्किल होगा। इन विचारों के कारण सिस्टम का उपयोग न करना मूर्खतापूर्ण था। इस दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पर कभी संदेह नहीं किया जाता है तो यह एक सच्चाई है कि हर चीज़ पर कब्जा हो जाता है। सिस्टम की उत्पत्ति कोई नहीं चाहता। जब तक वह काफ़ी मजबूत है तब तक वह किसी भी चीज़ से छुटकारा पा सकती है। असली नक्स रेयर था कि उसे सिस्टम के बिना ये 6 महीने मिले। 6 महीने में वह अपने स्टाइल को इस हद तक बदलेगा और सुधारेगा कि सिस्टम क्षमताएं ही उसकी हर चीज़ का मूल नहीं होंगी, बल्कि वे उपकरण होंगे जो उसे और भी मजबूत बनकर युद्ध में मदद करेंगे। सिस्टम क्षमताएं बाहरी उपयोगकर्ता की तरह। नक्स ने तुरंत ही पूरे महाद्वीप में सभी शीर्ष कौशल एक साथ लाने के लिए कहा। वह लाली नहीं था। उन्होंने केवल 4 कौशल चुने। 7 सितारा कौशल, एक तत्व के लिए एक कौशल। वह सभी कौशलों को प्रशिक्षित करने और अपने कौशल स्तर को उस बिंदु तक सुधारेगा जहां ये कौशल एक उपयोगी नहीं, उपयोग योग्य नहीं, एक शक्तिशाली उपकरण बन जाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे एस्टारिया भी हासिल नहीं कर सका। सम्राट के स्तर तक राज्य के बाद कौशल का उपयोग करना व्यावहारिक नहीं था। व्यक्ति को मन के शुद्धतम रूप का उपयोग करना चाहिए। लोगों का यही मानना था। हालांकि नक्स अलग था। वह हार कर तैयार नहीं हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने साल लगेंगे। नक्स ये चाहता है, वह कौशल का उपयोग करना चाहता है। वह उस स्तर तक पहुंच गई जहां उन्होंने अपनी फिल्म को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये सब दिखाई दिया। नक्स का चेहरा गंभीर हो गया, उसके चारों ओर अग्नि तत्व हिलने लगा और जल्द ही वह उग्र लाल लैपटॉप से पकड़ लिया गया। फिर नक्स ने अपनी अलग अलग बंद कर ली और हिलना शुरू कर दिया। वह उसे भविष्य में देखने के लिए उत्सुक थी। अध्याय 658। क्या आप लोग फिर से हारने के लिए तैयार हैं? उगघा स्टार, क्या सुरक्षा का विश्वास है कि यह सही तरीका है? हाँ, मैं हूँ, एस्टारिया ने उत्तर दिया। तो फिर हम सब क्यों मिल रहे हैं? आपने कोई गलती तो नहीं की? मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करता, तुम लोग तो बस मूर्ख हो, एस्टारिया ने उत्तर दिया। ओह चलो, अगर मेरा ऐसा कहना है तो मैं समझ गया कि हुआ, लेकिन ज़रा हमें देखो। एम्बर, थायरा, स्काइला, लेन इस दुनिया में पैदा हुए सबसे महान प्रतिभाओं में से एक हैं। एम्बर, मेरे लिए रॉकेट्स की बर्बादी नहीं है। थायरा ने अपनी खुद की तकनीक क्रश से बनाई है, एक ऐसी तकनीक जो किसी भी तरह से ईश्वर स्टार का खजाना हो सकती है। स्काइला और लेन वे 2 लोग हैं। घोड़ा थायरा की तकनीक को भयानक गति से सिद्धांत और निष्कर्ष निकाला गया।
वे सभी साइंटिस्ट हैं। आपको सच में क्या लगता है कि कई महीनों के प्रशिक्षण के बाद भी उन्हें कोई परिणाम मिलना संभव नहीं है? जैसे हमने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है, इस पर विश्वास करना कठिन है। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, आप क्या कहते हैं कि आपकी तकनीक गलत नहीं है? एडा ने सवाल किया और इस बार एस्टेरिया चुप हो गया। वह सामने खड़ी महिलाओं पर नजर डाली और दर्शन लागी। सिस्टर एडा, आपको सिस्टर एस्टारिया से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। स्काइला आगे बढ़िया। हाँ, आपको बताया जाएगा, ये कुछ ऐसा है जो उसने बिना किसी की मदद के खुद ही बनाया है। ये तकनीक उसके जीवन का सार भी हो सकती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कुछ महीनों में छोड़ दिया जाए। अगर यह संभव होता तो वह उस तकनीक को अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देती। अंबर बोला। उन शब्दों को सुनकर एस्टारिया ने अपना सिर नीचे कर लिया। थायरा ने इसे अनइंस्टॉल नहीं किया और नारनें चढ़ लीं। एम्बर एस्टारिया का पक्ष ले रही थी, फिर वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? क्या वह उसे सब कुछ नहीं दे रही है? थायरा ने सोचा। वह प्रतिक्रिया एस्टारिया के अपराध बोध से आ रही होगी। एम्बर ने हर चीज में उस पर भरोसा किया। अगर एस्टारिया ईमानदार नहीं है तो एम्बर के और विश्वास पर उसकी प्रतिक्रिया भी ऐसी ही होती है। तो इस बात के सच होने की संभावना बहुत अधिक थी। हालांकि थायरा की टिप्पणी थी कि ऐसा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में अपनी नई बहन के किरदार के बारे में उनकी समझ में आ गई है। वह उन लोगों में से नहीं था जो अधूरे मन से काम करते थे। चालाकी उसका गुण नहीं था। एस्टारिया, थायरा ने कॉला किया। एस्टारिया ने अपनी ओर से देखा। यह क्या है? एस्टारिया ने सवाल किया। तुमने ऐसा क्यों बनाया? हालांकि इससे पहले कि आपका अपना प्रश्न पूरा कर गाऊं, क्या तुम लोग तैयार हो? अमाया अंदर आई और सवाल किया। एस्टारिया ने अमाया की ओर रुख किया और वापस सवाल किया। ये पहले ही समय चुका दिया गया है। ठीक है, अगर आपको अधिक समय चाहिए तो मैं हमेशा वहां अकेली रह सकती हूं और आप बाद में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अमाया ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं, एस्टारिया ने उत्तर दिया। वह अब इस लड़की को समझ गई थी। वह नक्स के साथ कुछ अकेले समय के लिए कुछ भी कर सकती थी और किसी कारण से अन्य महिलाओं की तरह एस्टारिया को भी यह विचार पसंद नहीं आया। वह अपनी बहनों के साथ बहुत अच्छे से त्रो मिल रही थीं। खैर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अमाया ने आह भरी। ऐसा व्यवहार मत करो जैसे तुम हमारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, एस्टारिया ने जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अमाया ने बस उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और चलती रही। एस्टारिया को भी कोई परवाह नहीं थी और वह भी चलने लगा। अन्य स्त्रियां भी पीछे पीछे चलीं। कुछ मिनट बाद सभी महिलाएं नक्स के सामने आईं। आप लोग यहाँ हैं, नक्स चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला। उसके बगल में नॉर्ड्रेन मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा था। खैर, मरा नहीं, लेकिन उसका चेहरा निश्चित रूप से ऐसा कह रहा था। अब उसकी इन लोगों के साथ शामिल होने की कोई योजना नहीं थी। उनके लिए कम से कम अगले कुछ घंटों तक वह मृत्युल्य था। क्या आप लोग फिर से हारने के लिए तैयार हैं? नक्स ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। महिलाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। वे भी जानते थे कि उसे हराना असंभव था। उन्होंने उस संभावना पर विचार ही नहीं किया। उनके लिए पिछली बार से ज्यादा समय तक टिके रहना ही जीत है। जैसे ही महिलाओं ने अपने हथियार निकाले, नक्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एस्टारिया फिर आगे बढ़ी और गठन। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, महिलाएं हिल गईं। लेन पीछे कूदी और उसके हाथ में एक धनुष आ गया। वह इसमें असाधारण रूप से अच्छी नहीं थी, हालांकि चूंकि यह उसकी भविष्य की योजनाओं के लिए बेहतर था, इसलिए उसने इसे अपने मुख्य हथियार के रूप में चुनने का फैसला किया। उसे खंजर की तुलना में धनुष कहीं अधिक स्वाभाविक लगा, जिसमें वह बेहतर थी। वैसे भी थायरा और स्काइला ने अपने खंजर सुसज्जित किए और अन्य महिलाओं के पीछे जागे। एस्टारिया और एम्बर ने अपनी तलवारें निकाल लीं। एडा और फेल्बर्टा ने एक ढाल निकाली। अमाया 2 लंबे खंजरों का उपयोग कर रही थी, हालांकि उसके चारों ओर की धुंध एक स्पष्ट संकेत थी कि वह लड़ाई के लिए मिस्ट का उपयोग करने जा रही थी और खंजर सिर्फ उसकी अपनी रक्षा के लिए थे। अल्लूरा और इवन किसी भी हथियार में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, लेकिन एस्टारिया उन दोनों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित कर रहा था। उन दोनों ने डैगर्स छोड़ दिया और तलवारों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अपनी सभी पत्नियों को अपने हथियार निकालते हुए और चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ उसकी ओर देखते हुए नक्स की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने प्रशंसा की। आप सभी प्यारे लग रहे हैं। समय बर्बाद मत करो, हमारे पास आओ। एस्टारिया ने अपने चेहरे पर सख्त भाव के साथ बात की। जैसा आप कहें टिल्डा। ये शब्द कहकर नक्स गायब हो गया। सभी महिलाएं सतर्क हो गईं और अपने चेहरे पर सावधान भाव लिए हुए इधर उधर देखने लगीं। क्या आप समूह से कुछ ज्यादा ही दूर नहीं हैं? नक्स बोला और उसने लेन को पीछे से गले लगाया और उसके स्तनों को मसलना शुरू कर दिया। लेन ने विरोध करने की कोशिश की, हालांकि नक्स बहुत मजबूत था। हुश! अचानक एक खंजर नक्स के चेहरे से होकर गुजरा। अगर उसने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वह उसके सिर में घुस गया होता।
उसने उस स्थान पर नजर डाली जहां से खंजर आया था और उसे एहसास हुआ कि सब कुछ गहरे धुंध से ढका हुआ था, केवल एस्टारिया और एम्बर दिखाई दे रहे थे। और क्या बुरा था, वह मन का उपयोग ये जानने के लिए नहीं कर सका कि महिलाएं कहाँ थीं क्योंकि धुंध मन को निगल रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि वह समूह से कुछ ज्यादा ही दूर है? एस्टारिया ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल किया। नक्स समझ गया। उस पर एक और खंजर चलाया गया। लेन को अपनी बाहों में ले जाते समय वह चकमा खा गया। तथापि हुश हुश हुश, उस पर एक से बढ़कर एक खंजर चलाए जा रहे थे। न केवल खंजर बल्कि तीरों से भी उस पर हमला किया जा रहा था। अध्याय 659। वह कुतिया सचमुच शर्मा रही है। अब वह कोई कदम नहीं उठाएगी। कोई और तीरंदाज है। वह जानता था कि पास के खंजर में वह माया है, लेकिन तीर से उस कुएं पर कौन सा दुख हो रहा था वह समझ नहीं सका। यह अल्यूरा क्या था, लेकिन उसने पहले कभी धनुर्धर का उपयोग नहीं किया। होश होश होश। हालांकि नक्स को विचार विमर्श के लिए अधिकतर समय नहीं दिया गया क्योंकि उस पर खंजर और तीरों की बहार कर दी गई थी। बेशक वह आसानी से इस जगह से दूर जा सकता था, लेकिन मज़ा कहाँ है? अपने मन में यह विचार लेकर उसने लेन को अपनी हिस्सेदारी में उठाया और उन तीरों और खंजरों की ओर भागा। महिलाओं ने सींगें चढ़ा लीं, हालांकि जल्द ही उनकी अभिव्यक्ति बदल गई जब नक्स ने अपने चेहरे पर इत्मीनान से उन सभी खंजरों और तीरों को चकमा दे दिया, यहाँ तक कि लेन का बचाव करते हुए उनके शरीर को अजीब से अलग अलग दिशाओं में कुचया। ऐसा लग रहा था मानो वह लड़ नहीं रही बल्कि नाच रही है। अन्य लोग भी उनकी गति को नहीं तोड़ सकते थे क्योंकि वे इतने राक्षसी नहीं थे कि उन खंजरों और तीरों से बचाए गए आकर्षण, जो कि अंधेरे से अलग अलग दिशाओं से चले गए थे, यह उल्लेख करने की बात नहीं थी कि उन्हें आसपास के पर्यावरण को समझाने के लिए मन का उपयोग बिना ऐसा करना था। वह उस पर हमला क्यों नहीं कर रही? उसके पास बहुत सारे अवसर हैं। एम्बर चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एस्टारिया ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल अपने चेहरे पर गंभीर व्यवहार के साथ युद्ध के मैदान की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर आप उसकी जगह पर हैं तो आप क्या करेंगे? अचानक थायरा ने लेन की ओर देखते हुए सवाल किया। जब उसने दोनों की तरफ देखा तो आंखों में आंसू साफ हो गए। वह कुतिया क्लासिक शर्मा रही है। अब वह कोई कदम नहीं उठाएगी। फेल्बर्टा ने भी की बात। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अंगारा चिप्स हो गया। उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। गली, वह सिर्फ एक टुकड़ा था। वह बीच में इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं अपनी अगली लड़ाई में धनुर्धर का उपयोग करूंगा, उसने बोला। बाकियों ने अनायास मूंद लीं। महिलाओं ने उन पर तीर और खंजर गाड़ी बंद कर दी। ये देखकर नक्स मुस्कुराया और लेन को जमीन पर लिटा दिया। फिर उसने अपने गॉल को अनब्लॉक किया और फिर उसे चाटा। तुम बिल्कुल अप्रतिरोध हो मेरे प्रिय टिल्डा, उन शब्दों में कहा गया। नक्स गायब हो गया। लेन ने अपना सिर नीचे कर लिया और लड़ाई के बीच में कूद गया। यह प्रफुल्लित करने वाला था। उसके चेहरे पर गर्माहट थी। उसे भालू वाली गर्मी का एहसास हो सकता था। इस लड़ाई में वह अब भाग नहीं है। बजना। दूसरी ओर नक्स एस्टारिया के ठीक सामने आया और हमला किया गया। एस्टारिया ने अपने हमलों को अपनी तलवारों से रोका। नक्स मुस्कुराया और फिर से हमला किया। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एस्टर अपने पीछे आया और हमला कर दिया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। अचानक उन तीरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। एम्बर ने अपना बैलेंस खो दिया। एस्टारिया के साथ भी ऐसा हुआ। हालांकि नक्स ने तुरंत उसे ले लिया और उसका मूड भी बंद कर दिया। आनंद, तुम बाहर हो, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एस्टारिया ने कुछ नहीं कहा। नक्स ने उसके होठों को चूमा और ठीक है और दोबारा पूछताछ की। जो कुछ भी, एस्टारिया ने उत्तर दिया। अचानक नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने जल्दी से थायरा के खंजर को पकड़ लिया जो उसकी उंगलियों से उसकी आंखों को छेदने वाला था। स्काइला ने उस पर पीछे से हमला किया। उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया। अपने दोनों हाथों के कब्जे में होने के कारण वह पूरी तरह से असहाय था। वह वास्तव में अभी अपने किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर सका। इतने महीनों के प्रशिक्षण के बाद भी वह अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां वह उन्हें शुद्ध मन के रूप में कुशलतापूर्वक उपयोग कर सके। यहां तक कि पृथ्वी तत्व कौशल जिसे उन्होंने पहले इस्तेमाल किया था उसे तैयार करने में कुछ सेकंड लगे। हालांकि अभी उसके पास वह समय नहीं था। वह मन का भी उपयोग नहीं कर सका क्योंकि ठीक है, वह खतरनाक था। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि उसकी अन्य पत्नियां इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करेंगी, इसलिए ओह, उसने तुरंत स्काइला और थायरा को अपने पास खींच लिया, उनकी कमर पकड़ ली और अपनी आंखें बंद करें। उस चेतावनी के बाद वह गायब हो गया और युद्ध के मैदान से बहुत दूर दिखाई दिया। तुम दोनों भी बाहर हो, ठीक है? उन्होंने सवाल किया। नहीं, थायरा अस्वीकार करने वाली पहली महिला थी। जब तक आप हमें रिश्वत नहीं देंगे हम फिर से शामिल हो जाएंगे। स्काइला और भी अधिक प्रत्यक्ष थी। आप चाहते हैं कि मैं लड़ाई के बीच में आपको रिश्वत दूं? नक्स ने अन्य महिलाओं की ओर इशारा करते हुए सवाल किया जो उनकी ओर दौड़ रही थीं। बस एक छोटी सी रिश्वत चलेगी?
थायरा ने अपने चेहरे पर हल्की सी लाली लाते हुए कहा। नक्स मुस्कुराया, फिर उसने एक एक करके उनके होंठ बंद कर दिए। क्या वो काफ़ी है? मुझे और चाहिए टिल्डा। बेशक, स्काइला के पास कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता था। लालची, हे टिल्डा। नक्स ने चंचलतापूर्वक स्काइला के सिर पर प्रहार किया, फिर अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक और छोटे चुंबन के बाद वह गायब हो गया और अपनी अन्य पत्नियों के पास भी दिखाई दिया। लेन, स्काइला, एस्टारिया और एस्टारिया के बाहर सबसे मजबूत बचे थे एम्बर और अमाया। इसलिए नक्स ने सबसे मजबूत लक्ष्य रखा। वह एम्बर के ठीक पीछे दिखाई दिया, लेकिन जब उसने अपनी पत्नियों की शारीरिक भाषा देखी तो अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। कुछ गलत था, और वह सही था। अचानक एम्बर कूद गया। फौरन चारों तरफ गहरी धुंध फैल गई। नक्स को एहसास हुआ उसकी महिलाओं को पहले ही उसकी योजना का एहसास हो गया था। खैर, उनके साथ अमाया थी तो ये समझ में आता था। वह कुछ भी महसूस नहीं कर सका, हालांकि वह जानता था कि खंजरों और तीरों का एक और दौर उस पर आने वाला था। नक्स हंसा, फिर अचानक से उसके चारों ओर का मन हिल गया। महिलाओं के भाव बदल गए। क्या वह सचमुच अब मन का उपयोग करने जा रहा था? उन्होंने मन ही मन सोचा, फिर अचानक स्लैश, नक्स डार्क मिस्ट से कट गया। मिस्ट ऐसे गायब हो गया जैसे उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था और नक्स प्रकट हो गया। और इससे भी अधिक भयावह क्या था? वह जो तलवार ले जा रहा था वह चमक रही थी, ठीक उसी तरह जैसे एस्टारिया की तलवार तब चमकती है जब वह अपनी तलवार की आभा का उपयोग करती है। महिलाओं ने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। थायरा ने आश्चर्यचकित भाव से एस्टारिया की ओर देखा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि एस्टारिया की पहले ऐसी अभिव्यक्ति क्यों थी। तलवार आभा, वह तकनीक जिसमें उसके जीवन का सार समाहित था, कुछ ऐसा जो कुछ महीनों में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस राक्षस ने उस तकनीक को तब विकसित किया जब वे सभी अध्ययन चीजें भी समझ में नहीं आईं और लगभग कोई सुधार नहीं हुआ। चलो फिर से शुरू करते हैं शाह। अचानक नक्स रुक गया। फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसके हाथ में तलवारें गायब हो गईं, जैसे उसने फिर से अपने सामने वाले संदेश पर नजर डाली। बाकी समय 1 मिनट 5 सेकंड। अध्याय 660। आप एक राक्षस हैं। बाकी समय 1 मिनट 5 सेकंड। यही समय होना चाहिए। इसका एहसास अमाया को भी हुआ। ठीक है, हम हार गए, इसे बाद में जारी रखें। फिर उसने जल्दी से अपनी तलवारें अपने स्टोरेज रिंग में रखकर नक्स की ओर चलना शुरू कर दिया। अन्य महिलाएं भी अपनी ओर दौड़ीं। कितना समय शेष है? स्काइला ने अपने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए सवाल किया। 1 मिनट से थोड़ा अधिक। नक्स ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया। लेन रैपिड से आगे और फिर वह नक्स के सामने चली गई। वह चाहती थी कि वह उसे पहले गले के पीछे की तरह लगाए। वह आज आक्रामक हो रही थी। वह अपने चेहरे लाली के साथ संयुक्त थी। किसी भी आदमी का दिल पिघल जाएगा। बेशक, नक्स ने भी हार मान ली और उसे पीछे से गले लगा लिया। हालांकि इस बार उसका हाथ उसके स्तन पर नहीं बल्कि उसका कमर खुला था। उन्होंने अपनी ठुड्डी को अपने पुराने संस्करण पर रख दी। लेन की लाली और गहराई हो गई। डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर भारी दृष्टि से उसकी ओर देखा। हालांकि उनसे किसी ने कुछ नहीं किया। ये किसी का पक्ष नहीं था। लेन अक्सर पहल नहीं करता है, इसलिए जब वह पहल करता है तो उसकी बहन उसका सम्मान करती है और पीछे रहती है। क्या अभी भी समय है? स्काइला ने फिर पूछा। वह इसे लेकर किसी और की तुलना में कहीं अधिक उत्सुकता लग रही थी। नक्स ने अपने संदेश पर नजर डाली। बाकी समय 16 सेकंड। बस कुछ सेकंड और, नक्स ने उत्तर दिया और फिर वे सभी का उत्साह टोकने लगे। ये 16 सेकंड उन्हें अपने जीवन के सबसे लंबे 16 सेकंड लगते हैं। वे सभी बहुत उत्सुक थे। बाकी समय 1 सेकंड। इंतजार खत्म हुआ और नक्स की आंखों के सामने साजिश की स्कॉकी लग गई। डिंग, सुप्रीम हरम गॉड सिस्टम को अपडेट किया गया है। डाउन स्टेट अब हटा लिया गया है। होस्ट अब सभी सिस्टम निर्माता का उपयोग कर सकते हैं। सिस्टम शॉप को अपडेट किया गया है। चंकी होस्ट अब एक लेवल पर पहुंच गया है जहां होस्ट की शक्ति को अलग अलग ताकत, चपलता, जीवन शक्ति, भलाई, सहन शक्ति और रक्षा में अलग नहीं किया जा सकता है। सिस्टम एक अपडेट के माध्यम से चलाया गया था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। किंग स्टेज मन कल्टीवेटर से सम्राट स्टेज मन कल्टीवेटर बनने के लिए मेजबान को बधाई। रिक्ति अंक जोड़ 100। किंग स्टेज मन कल्टीवेस्टर से एम्परा स्टेज बॉडी कल्टीवेस्टर बनने के लिए मेजबान को बधाई। रिक्ति अंक जोड़ 100। खुला 7। नाम नक्स फॉरंडर। आयु 21। मनखेती सम्राट। शारीरिक खेती सम्राट। जाति मानव। काया भक्ति करने वाली धुंधला दानव काया जादू जोड़। LVL 70। युद्ध शक्ति 321 139। संभावित 350 000। रिक्त अंक 0 योजक चिन्ह ग्रेटर दैन 300। एक साथ आलीशान सामान ने निश्चित रूप से नक्स पर आपत्ति जताई। वह जल्दी से शांत हो गया और एक एक करके सामान तोड़ दिया। सबसे पहली चीज जिस पर उसका ध्यान गया वह चीज थी जिससे वह सबसे अधिक परिचित थी। उसकी स्थिति।
उसकी सेनाओं और अन्य सामग्रियों की विस्तृत स्थिति जो लुप्त हो गई थी, वह सब अब युद्ध शक्ति में समाहित हो गई थी। इसे देखने के लिए उसने झट से अपनी मूर्ति पर नजरें डालीं और उनका स्टेटस देखा। नाम एस्टेरिया फॉरंडर, आयु 319, मनखेती सम्राट, शारीरिक खेती नश्वर, जाति मानव, व्यवसाय नक्स की सबसे मजबूत पत्नी, LVL 70, युद्ध शक्ति 120,423, संभावित 10,000, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही नक्स की नज़र एस्टारिया पर पड़ी, उसकी डायलिसिस स्टोरी फेल हो गई। उसे लगा कि टैलेंट सेक्शन को अब हटाया जा सकता है और इसे पोटेंशियल से बदल दिया गया है, और अगर वह गलत नहीं था तो ये पोटेंशियल फ्यूचर बैटल पावर के आधार पर भी लिखा गया था। उसकी क्षमता 350,000 थी और उसकी शक्ति लगभग 320,000 थी। ये स्पष्ट था कि सिस्टम इस तथ्य पर विचार नहीं कर रहा था कि वह अपनी खेती बढ़ा सकती है, और एक बार जब खेती बढ़ेगी तो उसकी क्षमता भी बदल जाएगी। लेकिन व्यवस्था सदैव समान रहती है। यदि सिस्टम उसके भविष्य की खेती पर विचार नहीं कर रहा था तो लेखों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। फिर भी तब आखिर उसकी क्षमता इतनी अधिक कैसे है? वह राज्य क्या है? देखो, महान ऋषि, या यह इससे भी ऊंची कुछ है? क्या सिस्टम मुझे बता रहा है कि वह उस शक्ति स्तर को प्राप्त कर सकता है, भले ही वह जीवन भर सम्राट बना रहे? क्या ये भी संभव है? नक्स मानसिक रूप से टूट रहा था। सबसे पहले उसने एस्टारिया की स्थिति को देखने का निर्णय लिया क्योंकि उसे पता था कि वह अलग थी और सबसे मजबूत थी। वह अपनी युद्ध शक्ति की तुलना के लिए इसे बेहतर तरीके से समझना चाहती थी। लेकिन यह क्या बदतमीजी है? वह समझ नहीं सका। क्या हुआ? उसकी अजीब अभिव्यक्ति को देखकर एस्टारिया ने अर्नहेन को चित्रित किया और प्रश्न पूछे। नक्स ने एस्टारिया पर नजरें और, तुम एक भयानक राक्षस हो, उसने बुलाया। एस्टारिया ने चेहरे पर भाव से नक्स की ओर देखा और उत्तर दिया, आपको लगता है कि आपको ऐसा कुछ देखने का अधिकार है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नक्स को समझ नहीं आया कि इसका उत्तर कैसे दे। यदि केवल इस महिला को पता होता है 35,000 और कमबख्त 10 लाख। ये स्पष्ट था कि यहाँ वास्तविक राक्षस कौन था। हा, नक्स ने गहरी आह भरी। जो है सो है, एस्टारिया उनकी पत्नी है। वह सबसे मजबूत थी, यह उसके लिए सबसे अच्छा था। उनके जीवन भर उनकी पत्नी द्वारा संरक्षित जीवन में कोई वैशिष्ट्य नहीं था। नहीं, वह इसे बहुत दूर तक खींच रहा था। वह निश्चित रूप से इस पर ध्यान देती है। बिल्कुल नहीं, वह इतनी आसानी से हार नहीं पाएगा। एस्टारिया भविष्य में मजबूत होगी, उसके लिए अच्छा है, लेकिन वह और भी मजबूत होने का सपना देखती है। ये सब दिखाई दिया। नक्स ने अंदर ही अंदर खतरा पैदा कर दिया और फिर वह नजरों के निशानों पर चढ़ गया जो एस्टारिया के बगल में खड़ा था। नाम एम्बर फॉरवर्डर, आयु 154, मनखेती सम्राट, शारीरिक खेती नश्वर, जाति मानव, व्यवसाय सामान्य, पत्नी LVL 70, युद्ध शक्ति -103.942, संभावित 190,000। मैम, आप बिल्कुल ठीक हैं मेरे जनरल, नक्स चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला। एक सामान्य स्थिति ऐसी ही दिखनी चाहिए। आखिरकार नक्स भी एक इंसान था। हालांकि वह अपने विश्वास से इस हद तक प्यार करती थी कि वह उनसे किसी के लिए भी अपनी जान दे सकती थी, फिर भी वह अपनी ताकत की तुलना करती थी। क्या ये बिल्कुल हास्यास्पद नहीं होगा यदि वह सिस्टम होने के बावजूद अपना अस्तित्व खो देता? एम्बर ने बर्नहे को नामांकित किया। हालांकि नक्स ने अपना मूल्य निर्धारण किया, लेकिन किसी कारण से उसे यह शेयरधारकों द्वारा लगाया गया। हालांकि इससे पहले कि उसने कुछ कहा, उसने देखा कि नक्स की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। तुम भी एक शैतान हो, नक्स ने अमाया पर नजर डाली हुई कहा। नाम अमाया फॉन्डर, आयु 25, मनखेती सम्राट, शारीरिक खेती नश्वर, जाति मानव, व्यवसाय नक्स की सबसे चतुर पत्नी LVL 70, युद्ध शक्ति 153,212, संभावित 12 मिलियन। क्या? अमाया ने बर्नहे से कोड़ ली। क्या आप दोनों इसमें मौजूद बिल्कुल शानदार ड्रामा का क्या मतलब है? नक्स ने प्रश्न पूछे। उसे खुद को निषेध में बहुत अधिक हो रही थी। एस्टारिया अकेला काफी ही था, और अब अमाया भी। तुम्हें पता है कि हमें कोई कोच नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, सही है? अमाया ने शांत स्वर में प्रश्न किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया। खैर, वह रोजाना से अधिक प्रतिक्रिया दे रही थी, यह उसे भी पता था। लेकिन उनका बीच इस अप्रिय का क्या कारण है? किसी भी आदमी को ये पद पसंद नहीं आएगा। वे इसे छुपा सकते हैं और ऐसा दिखावा कर सकते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन नक्स, जो उनके सबसे करीबी लोगों के साथ थे, को भी कुछ नहीं मिला। उनकी ये राक्षसी पत्नियां। अब हमें बताया क्या हुआ? अमाया ने बात की और नक्स ने अंततः उन्हें सब कुछ बताया। 10 मिलियन, एस्टेरिया ने खुद से बुदबुदाया। उस पर भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी क्षमता 10 मिलियन थी जब नक्स लगभग 350,000 थी।
हालांकि जल्द ही उसकी नज़र अमाया पर पड़ी, जो वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। 12 मिलियन। एस्टारिया की लड़ाई की भावना का विनाश हुआ। दूसरी ओर अमाया पूरी तरह से असंबंधित किसी चीज के बारे में सोच रही थी। सबसे चतुर पत्नी, ये सबसे प्यारी पत्नी क्यों नहीं है? किस सिस्टम में कुछ समानता है? शायद कोई नहीं। जब एस्टारिया ने उसे बड़बड़ाते हुए सुना तो उसे लगा कि उसका मुंह हिल रहा है। ये पागल औरतें। उसने अभी भी उसे पीटने के अलावा और कुछ नहीं चाहा था। उसने क्या सोचा था कि उसकी सबसे प्यारी पत्नी का नाम क्या है? वह स्पष्ट रूप से सपना देख रही थी। वह स्पष्ट रूप से अपना कर्तव्य निभाना चाहती थी। बेशक सबसे मजबूत भी बुरा नहीं था, लेकिन सबसे प्यारा। एस्टारिया वह चाहता था। सिस्टम में जरूर कुछ गड़बड़ है। एस्टारिया इनसाइड ही अमाया से सहमत थी। नक्स, मेरा व्यवसाय जांच, मेरा मतलब है क्षमता और युद्ध शक्ति भी। अचानक थैरा भी बोली। नक्स उसकी ओर मुचा और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। उनकी ये पत्नियां, उन्हें शीर्षक के बजाय उदाहरण की अधिक विशेषता क्या थी? आखिर उनका साथ गलत क्या है? ये जरूर बुरा होगा, संगत का दुष्परिणाम। अब सवाल ये है, ये बुरा संगत कौन है? नक्स लोकोमोटिव से लोकोमोटिव लगा। नक्स, थायरा ने पुकारा। नक्स आखिरकार अपनी खुद से बाहर आया। उसने फिर थायरा पर नजर डाली और उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं। नाम थायरा फॉरंडर। आयु 25। मनखेती सम्राट। शारीरिक खेती नश्वर। जाति मानव। व्यवसाय नक्स की नई फी वाईफाई। LVL 70। युद्ध शक्ति 105 217। संभावित 210 000। नक्स की नई फी। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। थायरा ने अपने चेहरे पर प्रभाव सा शर्माते हुए कहा। मेरा चेक करो। स्काइलॉ पैड और हौसला से बोली। नाम स्काइला फॉन्डर। आयु 25। मनखेती सम्राट। शारीरिक खेती नश्वर। जाति मानव। व्यवसाय नक्स की सबसे प्यारी पत्नी। LVL 70। युद्ध शक्ति 100 217। संभावित 150 000। सबसे हे टिल्डर। स्काइला स्वीट हंसी हंसी। अगला मेरा। नक्स, अब मेरी बारी है। नक्स। अन्य महिलाएं अब खुद को रोक नहीं सकी और चेहरे पर उत्सुकता भरे भावों के साथ नक्स को घेर लिया। नक्स को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध शक्ति विश्लेषण से व्यवसाय विश्लेषण में कैसे बदल गया। हाँ, अंत में उसने अपनी पत्नियों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।